सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स अलग अलग दे रखे हैं। सोशलिज्म इन यूरोप में हम यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैलता है, सोशलिज्म जिसको हम समाजवाद बोलते हैं वो कैसे फैलता है उसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे का एक सेपरेट टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन। जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था वैसे ही रशिया में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ था, तो रशिया का रिवॉल्यूशन क्या था वो हम देखेंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि दोनों टॉपिक्स एक में ही क्यों दे रखे हैं। तो जो रशिया में जो रिवॉल्यूशन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि सोशलिज्म वो रशिया में लाना चाहते थे, इसीलिए आपका इसी चैप्टर में आपको दोनों टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आपके इस सेशन में हम सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे कि इसके बाद वाले सेशन में हम रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि रशिया में कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर सोशलिज्म का मतलब ये है, सोशलिज्म एक तरीके की सोच है, समाजवाद जो है वो एक तरीके की सोच है जो ये बोलती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी जिसे हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे लैंड हो गई, मशीन हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे। मतलब कुछ अमीर लोग या जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, बस उनके पास ही ना हो, ये सभी के पास हो, पूरी सोसाइटी के पास बटे हुए हों। मतलब जो रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिवीज़न हो। बेसिकली आइडियोलॉजी ये बोलती है कि जो भी रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, ये सभी लोगों के, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं उनके पास बटे हुए हों, डिवाइडेड हों। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ द एज ऑफ सोशल चेंज, कि समाज में बदलाव आना कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फ्रांस जो है वो भी एक यूरोप का ही पार्ट है, तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा कि कैसे फ्रांस में चेंजेस आए, कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मिले फ्रांस के लोगों को। तो जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में भी उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी कंट्री भी अब चेंज हो सकती है। फ्रांस के आसपास की कंट्रीज़ को लगने लगा कि शायद अब उनकी हालत भी शायद सुधर सकती है, उनकी सोसाइटी में भी चेंज आ सकता है। तो अब यूरोप में वो के लोग चेंज क्यों चाह रहे थे? इसलिए चाह रहे थे क्योंकि यूरोप में उस वक्त जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा बटी हुई थी, एस्टेट्स में बटी हुई थी, बहुत सारे ऑर्डर्स में बटी हुई थी, और पावर जो थी केवल एरिस्टोक्रेसीज और चर्च के लोग जो होते थे, मतलब नोबल्स, नोबिलिटी और रॉयल्स और चर्च के जो लोग होते थे उन्हीं के पास पावर होती थी। इकोनॉमिक पावर भी, टैक्स वैक्स भी सब उन्हीं को ही पे करते थे सब लोग, और सोशल पावर भी उनके पास में ही रहती थी। और जो लोग थे उन लोगों के बारे में, जनरल पब्लिक जो थी यूरोप के, उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं था। तो जब फ्रांस में इतना सब कुछ चेंजेस आने लगे तो फिर यूरोप के आसपास की, फ्रांस के आसपास की कंट्री जो थी यूरोप में, उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि शायद उनकी कंट्रीज़ में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरे यूरोप में बातें होने लगी कि कैसे वो अपनी कंट्रीज़ में चेंज ला सकते हैं। तो ये जो आइडिया था चेंज लाने का, बदलाव का जो आइडिया था, ये पूरे यूरोप में अलग अलग लोगों का अलग अलग आइडिया था। जैसे सब लोग अलग अलग होते हैं तो सबके ओपिनियंस भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ सब चेंज तो सब लोग चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए, मतलब धीरे धीरे चेंज आना चाहिए, और कुछ ऐसे बोलते थे कि जल्दी से चेंज आ जाना चाहिए, रेडिकल चेंज आ जाना चाहिए। इसी वजह से उस वक्त जो लोग थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। उनकी जो थिंकिंग, उनके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहली जो थी उनको बोला गया था कंजर्वेटिव्स, फिर है लिबरल्स एंड है रेडिकल्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये तीनों जो ग्रुप्स होते थे, इन तीनों की अलग अलग पॉलिटिकल थिंकिंग्स थी, और इन तीनों ने ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप की हिस्ट्री में। तो कैसे इनका रोल था, किस तरीके से इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे, देखते हैं। सबसे पहले हैं लिबरल्स। लिबरल्स जो थे ये थोड़ी खुली सोच वाले इंसान थे, उदार जिसे बोलते हैं, लिबरल्स को उदार बोला जाता है हिंदी में। ये सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ये चाहते थे कि जो समाज है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। क्या क्या इनके मेन चीज़ क्या चाहते थे ये? इक्वालिटी अमंग रिलीजियस एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन। ये चाहते थे कि सारे धर्म समान हो, सब धर्म को इक्वल नज़रिए से देखा जाए, सब धर्म समान हो। सेकेंड है अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। ये चाहते थे कि राजा का बेटा राजा या फिर राजा की बेटी रानी, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट ना हो। जो पर्सन सच में भी किंग की पोजीशन और पावर में आने के लायक है, उसी पर्सन को पावर देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी वो जो हेरिडिटरी रूलर जो होता था, डायनेस्टिक रूलर जो होता था, उसके खिलाफ थे। थर्ड, ये लोग क्या चाहते थे?
लिबरल्स बिलीव दैट इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि सब लोगों के राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, सब लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और गवर्नमेंट से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। वो लोग क्या चाहते थे कि लोगों के द्वारा वोटिंग हो, चुने जाए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट बने जिसमें गवर्नमेंट हो। सपोर्टेड जुडिशरी, ये जुडिशरी का भी सपोर्ट करते थे, जुडिशरी एक ब्रांच होनी चाहिए मानते थे जो कि वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लिबरल थे, उदार थे, खुली सोच वाले इंसान हुआ करते थे, पर ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स का मतलब होता है कि ये नहीं सोचते थे कि सब लोगों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वोट डालने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये ऐसा नहीं सोचते थे। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि ये खिलाफ थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि ये ऐसा बोल रहे थे कि सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, वोटिंग राइट केवल उन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ही होनी चाहिए, मतलब जिनके पास संपत्ति है केवल वही वोट डाल पाएँ। तो इनमें केवल बस ये एक चीज़ खराब थी, बाकी इनमें सब अच्छा ही थिंकिंग थी इनकी। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल थे रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे ये ऐसा मानते थे, ये भी चेंज चाहते थे। They also wanted a change in society, wanted a government which must be based on majority। ये लोग ऐसा बोलते थे कि ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए, ऐसी सरकार बननी चाहिए जो मेजॉरिटी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस गवर्नमेंट को वोट डालें, जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उन्हीं की गवर्नमेंट बननी चाहिए। दे सपोर्टेड विमेंस सफ्रेजेट मूवमेंट्स। ये जो विमेंस के जो मूवमेंट्स होते थे, विमेंस को राइट मिले, विमेंस का ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। पूरे यूरोप में हमने देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमने देखा था कि विमेंस की राइट की कोई बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन रेडिकल्स जो लोग होते थे ये विमेंस की राइट्स की भी बात करते थे। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ये जो विशेष अधिकार जो बड़े बड़े लोगों को मिलता था, जो वेल्दी बहुत अमीर लैंड ओनर्स जो होते थे, बड़े बड़े जो ज़मीन के ओनर्स होते थे और वेल्दी फैक्ट्री के ओनर्स होते थे, इनको जो विशेष अधिकार दिया जाता था उसके एकदम खिलाफ थे। इस चीज़ का ये विरोध करते थे क्योंकि ये लोग मानते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए, जो पावर्स और जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ ही हाथों में ना हो, सब लोगों के पास हो। ये इस चीज़ का सपोर्ट करते थे बिकॉज दिस वॉज क्रिएटिंग डिस्पेरिटी इन द सोसाइटी। क्यों ये ऐसा मान रहे थे? क्योंकि जो अमीर लोग थे उनके पास प्रॉपर्टी थी तो उससे प्रॉफिट कमा कमा के और अमीर होते जा रहे थे, और जो नीचे के लोग थे, जो लेबर्स थे, उनको वेजेस तो कम देते थे तो ये लोग और नीचे होते जा रहे थे। तो जो डिस्पेरिटी थी, जो गैप थी रिच एंड पुअर के बीच में, वो ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग कैसा चेंज चाह रहे थे? रेडिकल चेंज चाह रहे थे। ये बोल रहे थे कि यूरोप में चेंज आना चाहिए और बहुत जल्दी चेंज आना चाहिए, मतलब जल्दी, रेडिकल। थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन होते थे? जिनके हाथ में पावर होती थी, मतलब जो अमीर लोग होते थे, जो नोबल फैमिली से होते थे, रॉयल्स वगैरह, जिन लोगों के हाथ में पावर होती थी वो लोग कंजर्वेटिव होते थे। तो ऑफकोर्स इनके हाथ में पावर थी तो ये लोग चेंज नहीं चाहते थे। ये लोग क्या बोल रहे थे? इनिशियली ये अपोज करते हैं कि चेंज तो होना ही नहीं चाहिए, फिर थोड़े दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखने के बाद ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चेंज आने चाहिए। तो इन लोगों ने ये चीज़ तो रियलाइज़ कर ली थी कि चेंज को रोक नहीं सकते, बदलाव होने से रोक नहीं सकते। चेंज जो है वो इनएविटेबल है, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये चाहते ये लोग ये थे कि जो चेंज जो आए वो स्लो आए। ऐसा नहीं किंग को एकदम से हटा दो, इतने साल से किंग जो रूल कर रहा है उसको एक बार में ही हटा दो, ये ऐसा नहीं चाह रहे थे। ये बोल रहे थे स्लो चेंज सोसाइटी में आने चाहिए। लेकिन इन तीनों ही टाइप्स के लोगों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। कंजर्वेटिव्स कुछ बोलते थे, रेडिकल और लिबरल्स कुछ बोलते थे। तीनों में डिफरेंस क्या था? रेडिकल्स एंड लिबरल्स जो थे वो चेंज चाहते थे, कंजर्वेटिव्स चेंज चाहते थे लेकिन ये बोलते थे थोड़े धीमे, थोड़े स्लो चेंज आना चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो थोड़े कंजर्व तरीके से रहते थे, थोड़ी रूढ़िवादी सोच थी उनकी। वो सोचते थे कि जैसा चल रहा है चलने दो, राजा है राजा को भी रहने दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये खुद ही अमीर थे, पावर इन्हीं के हाथ में थी। लेकिन जो रेडिकल और लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि इनसे पावर छीन ली जाए, सब लोग जो सच में पावर का हकदार है उन्हीं के पास पावर हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स की 3 तरह की सोच रखने वाले लोग थे। कंजर्वेटिव जिनको रूढ़िवादी बोलते थे, रेडिकल्स जिन्हें उग्र बोलते थे, और लिबरल्स जिन्हें उदार बोलते थे। तो ये तीनों ने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पूरे जो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब सोसाइटी जो थी, समाज में तो बदलाव आ रहा था
और समाज में तो हमेशा से बदलाव आ ही रहा है। लेकिन अब हम कौन से सोसाइटी की बात कर रहे हैं? 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी, 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1899 तक का टाइम पीरियड। तो चेंजेस कैसे आ रहे थे? नई नई सिटीज़ बन रही थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स बन रहे थे जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ ही फैक्ट्रीज़ होती थी। और साथ में रेलवेज़ भी आ गया था उस वक्त। रेलवे कैसे आ गया था कि अब लोग फैक्ट्री में सामान बनाएंगे तो उन्हें पहुंचाना भी तो पड़ेगा दूसरी जगह पर, तो रेलवे और इंडस्ट्रीज़ दोनों साथ में ही आए थे। तो सबसे पहले यूरोप में ही आई थी ये चीज़, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में ही होता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में, ब्रिटेन में स्टार्ट होकर पूरे यूरोप में फैल गया था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, अच्छी बातें आया, इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लाया वो अपने साथ। प्रॉब्लम्स क्या थी कि इंडस्ट्रीज़ में लेबर्स को रखा जाता था काम करने के लिए, मज़दूरों को रखा जाता था और मज़दूरों को लंबे लंबे घंटों तक काम कराया जाता था, बहुत समय तक उनसे काम कराया जाता था, 12-12, 13-13 घंटे उनसे काम कराते थे। उनको पुअर वेजेस, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, बहुत कम पैसे देते थे उनको मजदूरी में। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी था उस वक्त। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे था कि इंडस्ट्रीज़ में जब तक काम होता था तब तक लोगों को रखते थे, फिर उनको निकाल देते थे। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम नहीं था करने को, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, काम इतना था नहीं। साथ में हाउसिंग एंड सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, बहुत कम कम जगह पे लोग सोया करते थे, क्योंकि लोगों के पास घर ही नहीं हुआ करते थे। सैनिटेशंस की भी प्रॉब्लम थी। तो ये हालत देख के लिबरल्स एंड रेडिकल्स तो चेंज चाहते थे। हमने देखा था लिबरल्स और रेडिकल्स कैसे थिंकिंग रखते थे कि उन्हें चेंज चाहिए था। तो यूरोप की जो इतनी ख़राब कंडीशन होते जा रही थी, लेबर्स के साथ जो इतनी ख़राब कंडीशंस हो रही थी, तो वो चेंज इसमें चाहते थे। अब चेंज ये क्यों चाहते थे? इनका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ था। क्या इंटरेस्ट था? बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। क्योंकि जो रेडिकल्स और लिबरल्स होते थे, ऐसा नहीं कि सभी इसमें गरीब थे या किसी के पास पैसा नहीं था। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों टाइप की थिंकिंग के जो लोग होते थे, किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता था, यानी इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती थी, लोगों को काम भी देते थे। तो ये ऐसा चाहते थे सोसाइटी को, लेबर्स की कंडीशन सुधरनी चाहिए। क्यों सुधरनी चाहिए? क्योंकि अगर लेबर्स एजुकेटेड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, पॉपुलेशन जितनी हेल्दी रहेगी तो उनको प्रॉफिट उतना होगा। जितने लोग वर्कर्स हेल्दी रहेंगे उतना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज इसलिए चाहते थे क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? लिबरल्स एंड रेडिकल चेंज नहीं ला पा रहे थे। क्यों नहीं ला पा रहे थे? क्योंकि उस वक्त जो रूलर्स थे, जो रूल चल रहा था, जो रिजीम चल रहा था उस वक्त, वो एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव्स का रिजीम चल रहा था। मतलब जो नोबल फैमिली, राजघराना, वो सब चलता था। तो लिबरल्स और रेडिकल्स की कोई सुनता नहीं था उस वक्त, क्योंकि यूरोप में 80-50 के बाद वापस से राजघराना वाला सिस्टम, एरिस्टोक्रेसीज, कंजर्वेटिव्स वापस से आ गए थे। तो 80-50 में हमने देखा था, पिछले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, 80-50 की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब कंजर्वेटिव रिजम वापस से कैसे आ गया? क्योंकि उस वक्त 80-50 में अगर आपको याद हो तो फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनको हरा दिया गया था वाटरलू में, और वापस से जो गद्दी थी, वापस से नेपोलियन ने तो क्या किया था कि राजाओं से सब कुछ छीन के उनकी फैमिली मेम्बर्स को बिठा दिया था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए तब वापस से पावर्स किसके पास आ गई थी? वापस से पावर्स राजघराने के लोग, राजा और इन सब के एरिस्टोक्रेसीज, कंजर्वेटिव्स के पास आ गई थी। इसी वजह से लिबरल्स और रेडिकल सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकते थे। तो चेंज लाने के लिए सोसाइटी में कौन आ गए? रिवोल्यूशनरीज आ गए। तो ये रिवोल्यूशनरीज कौन थे? यही लोग थे, लिबरल्स और रेडिकल्स ही थे, जो कि चेंज लाना चाह रहे थे सोसाइटी में। ये लोग क्या करते हैं? क्रांति लाने के लिए रिवोल्यूशनरीज बन जाते हैं। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, हर जगह रिवोल्यूशनरीज बन जाते हैं। और इनका मेन गोल क्या था? इन लोगों का मेन गोल यही था कि जो मोनार्की है, मोनार्क्स जो है, राजा और के रूल को उनको हटाना है पूरी तरीके से। राजा को, मोनार्क को ओवरथ्रो करना है। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था। ये नेशन के बारे में बात करते थे, नेशन के बारे में सोचते थे, इसलिए इन्हें ही नेशनलिस्ट भी कहा जाता था।
क्या चाह रहे थे, इक्वालिटी अमंग सिटीजन आ जाए, मतलब राजा का रूल एकदम ख़त्म हो जाए, सब लोग इक्वल हो जाए, इक्वालिटी आ जाए सोसाइटी में। ऐसे ही एक नेशनलिस्ट थे, इटली के थे, इटालियन थे ये, जिनका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, गुज़ीपी मज़ीन। ये क्या करते हैं, इटली में वर्क करते हैं ताकि ये मोनार्क को इटली से हटा सकें। बेसिकली अभी तक हमने देखा कि पूरे यूरोप में लोग चेंज लाना चाहते थे, जैसे फ्रांस में हुआ वैसे वो उनकी कंट्रीज़ में भी करना चाहते थे, लेकिन इसके लोग थिंकिंग अलग अलग रखते थे। कुछ लोग चाहते थे जल्दी चेंज आए, कुछ लोग चाहते थे चेंज ही ना आए, कुछ लोग चाहते थे धीरे धीरे चेंज आए। तो 3 प्रकार के लोग थे, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंज आ रहे थे, जैसे सिटीज़ बन रही थी, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए काम कराया जाता था, उनको ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो होते थे वो इस चीज़ को सुधारना चाहते थे, वो चेंज चाहते थे इस चीज़ में। क्यों चाहते थे? ताकि अगर वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट होगा, ज़्यादा आउटपुट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस वजह से वो चेंज लाना चाहते थे, लेकिन वो चेंज नहीं ला सकते थे क्योंकि उस वक्त किसका रूल था, एरिस्टोक्रेसीज एंड कंजर्वेटिव्स का रूल था। वो चेंज लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं थे, कंजर्वेटिव्स और एरिस्टोक्रेसी। तो फिर यही लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग क्या बन जाते हैं, रिवोल्यूशनरीज बन जाते हैं, क्रांति लाने का सोचते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मोनार्क्स है, जो राजा है, राजा का रूल उनको ख़त्म करना है, डेमोक्रेसी लानी है। और इटली में एक नेशनलिस्ट ऐसा करते भी हैं। अब ये पूरा हमने देख लिया, बेसिक चीज़ें देख ली कि यूरोप में किस प्रकार के लोग थे और क्या चेंजेस हो रहे थे यूरोप में उस वक्त। अब हम देख लेते हैं कि सोशलिज़म कैसे आया, जो हमारा मेन टॉपिक था सोशलिज़म इन यूरोप, तो वो कैसे हुआ वो देखते हैं। तो 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज़म का जो आइडिया है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगने लगा? क्योंकि हमने देखा कि वर्कर्स की हालत इतनी ख़राब हो रही थी, तो सोशलिज़म एक तरीके से सॉल्यूशन बन के आया, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन के सोशलिज़म आया। तो बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट करने लगे। जो लोग इसका सपोर्ट करते थे उसको क्या बोलते थे, सोशलिस्ट बोलते थे। तो सोशलिज़म और सोशलिस्ट अलग अलग टर्म है। सोशलिज़म एक आइडियोलॉजी है और सोशलिस्ट जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं उनको क्या बोलते थे, सोशलिस्ट बोलते थे। सोशलिस्ट लोग क्या चाह रहे थे, देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो ऐसा बोल रहे थे किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होना चाहिए, पूरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे समाज में। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें किसी एक सिंगल पर्सन की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें काम तो वर्कर्स करते हैं, वर्कर्स जो है वर्क अंडर देम, काम उसके अंडर वर्कर्स करते हैं। लेकिन जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ये लोग केवल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट ये कमा पाएँ। ये जो वर्कर्स इनकी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं उनके बारे में कभी भी नहीं सोचते, उनके वेलफेयर के बारे में कभी भी नहीं सोचा जाता। जो लोग उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, वर्कर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव बनाते हैं अपना काम देकर, अपना लेबर देकर। तो जो लोग उस चीज़ को प्रोडक्टिव बना रहे हैं उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जो सोशलिस्ट लोग होते थे वो क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे, सोसाइटी में बदलाव चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी हो वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, प्रॉपर्टी पूरी सोसाइटी की हो, पूरे समाज में बटी हुई हो, पूरे समाज के लोगों के पास, सभी के पास प्रॉपर्टी हो। तो इस तरीके से सोशलिज़म की थ्योरी, सोशलिज़म की आइडियोलॉजी एक आई। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी आइडिया और ज़्यादा ऐड करते गए, सोशलिज़म अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करते गए। बहुत सारे लोग थे, 4 मेन लोग थे जिनका नाम लिया जाता है जब भी सोशलिज़म का नाम लिया जाता है तब। रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैक, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये 4 लोग थे जिन्होंने सोशलिज़म को सपोर्ट किया और इसकी थ्योरी को पूरा एक शेप दिया। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर कोई पर्सन है ही नहीं, किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो ऑपरेट कैसे करेगी, वो सोसाइटी चलेगी कैसे, और क्या बेस होगा सोशलिस्ट सोसाइटी का। तो ये 4 लोगों ने ये चीज़ को आंसर करने की कोशिश करी। सबसे पहले है आइडिया ऑफ रॉबर्ट ओवन एंड लुई ब्लैक।
जो सोशलिस्ट लोग थे सबके अलग अलग फ्यूचर के बारे में सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ लोग क्या बोलते थे कि सोशलिज्म लाने के लिए कोऑपरेटिव्स बनाना चाहिए। कोऑपरेटिव्स क्या होता है कि एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है, पीपल की एक ऐसी टीम होती है जो लोग साथ में काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट बनता है वो एक दूसरे में बांट लेते हैं। तो रॉबर्ट ओवन एंड लुई ब्लैक क्या बोलते थे कि कोऑपरेटिव्स बना लेना चाहिए। और रॉबर्ट ओवन ने तो यहाँ तक की बात नहीं करी, उन्होंने बना भी दी। एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई थी उन्होंने जिसका नाम था न्यू हार्मनी। यूएसए में एक इंडियाना एक शहर है, यहाँ पर उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी। जो कम्युनिटी थी वो पूरी लोगों की टीम थी जो लोग साथ में काम करते थे, अपना अपना काम करते थे कि कलेक्टिव एफर्ट से, कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव से काम हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई भी थी। तो रॉबर्ट ओवन का ये मानना था कि जो भी अमीर लोग हैं वो क्या बनाएं, अपनी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, वो ये मानते थे। इसके बाद था लुईस ब्लैक ने थोड़ा और इसमें ऐड करा। उनका मानना ये था कि गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करे। ठीक है, कोऑपरेटिव जो ये बनाई गई है गवर्नमेंट इन्हें इनकरेज करे, गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो बेसिकली तो ये दोनों ही चाहते थे कि कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए, एक पीपल की टीम होनी चाहिए जो साथ में काम करे और प्रॉफिट को एक दूसरे में बांट लें। लेकिन रॉबर्ट ओवन बोलते थे कि जो अमीर लोग हैं वो लोग कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएं, लेकिन लुईस ब्लैक क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट इसको इनकरेज करे, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए। इसके बाद आता है आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों जो थे, दोनों फ्रेंड्स थे। इन दोनों ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करा और इन्होंने सोशलिज्म में जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करा उसके बाद इन्होंने सोशलिज्म को चेंज करके क्या बोल दिया, उसी चीज़ को कम्युनिज्म बोल दिया। ये दोनों ये मानते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसमें क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं। कैपिटलिस्ट कौन लोग होते हैं, जो लोग एक बार अपनी कैपिटल, अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी फैक्ट्री में, और फिर उससे क्या जो भी प्रॉफिट बनता रहता है वो प्रॉफिट कमाते रहते हैं। वर्कर्स इनके अंडर काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट लोग, ये सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, ये कितना ज़्यादा ये प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कभी भी वर्कर्स की कंडीशन के बारे में, वर्कर्स की कंडीशन सुधारने के बारे में कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि सारा प्रॉफिट इनके हाथ में आ जाता है और ये सोचते हैं बस हमारे पास प्रॉफिट आता रहे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पर्सनल गेन होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स नहीं होता। तो मार्क्स ऐसा बोलते थे कि वर्कर्स को अपने आप को कैपिटलिस्ट से अलग करना पड़ेगा। अगर वर्कर्स को अपना एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना है, अपना शोषण होने से रोकना है, तो उन्हें कैपिटलिस्ट से अलग होना पड़ेगा। वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। वो बोल रहे थे कि वर्कर्स को एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी और जल्द से जल्द एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जिसमें वो क्या करेंगे, कैसे वो सोसाइटी बनाएंगे, बाय ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी सोशली। कैसे बना सकते हैं वो अपनी सोशलिस्ट सोसाइटी, बाय ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन कैपिटलिस्ट के पास है इसको क्या ले लें, अपने पास ले लें, वर्कर्स अपने अंडर ले लें और सोशली ओन करें। मतलब वो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो सब लोगों की हो, अगर कोई भी फैक्ट्री है वो सब वर्कर्स की हो। तो बेसिकली क्या चाहते थे, जैसे वर्कर्स किसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जो है वो लेबर्स के पास जाए, ना कि कैपिटलिस्ट के हाथ में। जो वो प्रॉफिट आ रहा है उसको लेबर एंजॉय करे, कैपिटलिस्ट ना करें। इसीलिए बोलते थे कि कैपिटलिस्ट से सब प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए और पूरी सोसाइटी को बांट देनी चाहिए। सारे वर्कर्स के पास सारी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए, जो लोग साथ में काम करें और प्रॉफिट को एक दूसरे में बांट लें। इसी चीज़ को इन्होंने कम्युनिज्म बोला, कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से 3 थ्योरी के बारे में देखा। एक तो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट केवल प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, उन लोग वर्कर्स के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं। इसके बाद है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या बोला गया है कि लोगों में बांट दी जाए प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म में भी यही बोला गया है, सेम टू सेम है कम्युनिज्म सोशलिज्म। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वर्कर के बारे में ज़्यादा बोला गया है। प्रॉपर्टी, सोशलिज्म में प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और कम्युनलिज्म में वर्कर्स के बारे में बात करते हैं कि वर्कर्स में बांट दी जाए प्रॉपर्टी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको वर्कर्स ओन करें। और सोशलिज्म में क्या बोलते हैं कि जो जनरल पीपल है सोसाइटी ओन करें।
तो एक तरीके से सेम है, बहुत छोटा सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से समय के साथ साथ सोशलिज़म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इवॉल्व होते गया। अब सोशलिज़म यूरोप में फैला कैसे सोशलिज़म की ये जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट मिला। तो बाय 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870s का समय जब तक आ गया था तब तक जो सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में क्या हो गए, फैलने लग गए। इससे क्या हुआ, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ बनने लगी। तो सोशलिस्ट लोग जो होते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जर्मनी में कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, एक बहुत फेमस SPD पॉलिटिकल पार्टी बनती है, वर्किंग क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम होता है इसका। इंग्लैंड में एक और पार्टी बनती है, लेबर पार्टी, बाय 1905। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी तक भी है इंग्लैंड में। फ्रांस में जो पार्टी बनती है उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। ये तीनों ही पार्टी क्या को सपोर्ट करी थी, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती थी। सोशलिस्ट लोग होते थे इसमें। तो अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी होती थी इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, वर्कर्स के लिए काम करना, बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स, इनके जो लेबर्स होते थे उनके लिए फंड्स इकट्ठा करते थे उनकी हेल्प करने के लिए। डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, ये चाहते थे कि लोगों से कम काम कराया जाए, उनको ज़्यादा पैसे दिए जाए, उनको भी राइट टू वोट हो। तो ऐसी छोटी छोटी इनका एम था सोशलिस्ट पार्टी का। हाउएवर टिल 1940 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। ये जो आइडिया है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो मिलता है, बहुत सारी पार्टीज़ भी बनती है, बहुत सारी एसोसिएशंस बनती हैं, लेकिन बहुत समय तक 1940 तक इसकी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनती। ठीक है, पार्टी तो बनती है बट ये कोई भी पार्टी पावर में नहीं आती, गवर्नमेंट इनकी नहीं बनती है यूरोप में। बट देयर आइडियाज़ डिड शेप द लेजिस्लेशन। लेकिन बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो वैसे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स की ही होती थी, लेकिन ये जो सोशलिस्ट लोग होते थे इन जो भी लॉज बनते थे, जो भी कानून बनते थे, तो इनका भी उसमें इन्फ्लुएंस होता था।